गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पठन पाठन की क्रिया कार्य न हो पाने के कारण क्या पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, जिसके फलस्वरूप कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम को कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें मिला जुला के पाठ्यक्रम को 30% आप लोगों को कम कर दिया गया है। इसके बाद अब 70% पाठ्यक्रम को ही पढ़ना है। फिलहाल जो स्थिति है इस समय क्लासेस न चल पाने के कारण, कोरोना महामारी के कारण या कोविड-19 महामारी के कारण इस सत्र के लिए आज सत्र 2020 और 21 के सत्र में जो रसायन शास्त्र का प्रयोग पाठ्यक्रम है उसमें 30% कम कर दिया गया। अब ये वो है भाग है जिसको कम किया गया। कम किए गए भाग में मुख्य रूप से हैं, जैसे इकाई 1 में ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था में आपका विद्युत एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड, सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं N और P प्रकार के अर्धचालक, ये इकाई 1 में ठोस अवस्था के वो भाग थे जिसको नहीं पढ़ना था। और इकाई 2 में विलयन में क्या नहीं पढ़ना है, विलयन में जो है असामान्य आणविक द्रव्यमान वान-ट-हाफ गुणांक जो है उसको नहीं पढ़ना है या निकाल दिया गया है। और इकाई 3 में वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन में वैद्युत अपघटन के नियम, जिसमें प्रारंभिक विचार, विद्युत सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, ये निकाला गया है इकाई 3 से, जो वैद्युत रसायन चैप्टर है। अब इकाई 4 में जो है वो रासायनिक बलगतिकी में जो निकला है वो संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं पढ़ना है इसमें, सक्रियण ऊर्जा, आर्यनीय समीकरण, ये इकाई 4 की स्थिति है। इकाई 5 में पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरक समांगी एवं विसमांगी, सक्रियता एवं चयनात्मक, एंजाइम उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, ये है इकाई 5 में पृष्ठ रसायन में। और इकाई 6 में तत्वों का निष्कर्षण का सिद्धांत दिखाना है, जो एवं तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम। इकाई 6 का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, जिसमें निष्कर्षण के सिद्धांत एवं विधियां, सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण का सिद्धांत को हटाया गया या इसको नहीं पढ़ना है। मतलब कि ये इकाई 6 का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, इसको नहीं देखना है। अब इसमें इकाई 7 में देखते हैं। इकाई 7 में पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 5, 15, 16, 17 और 18 है, जिसमें वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसमें केवल संरचना, फास्फोरस अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, इसमें फास्फिन हैलाइड, PCl3 या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सो अम्ल, केवल इसका प्रारंभिक परिचय, इन सबको हटाया गया। और वर्ग 16 के तत्वों में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, और इकाई 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को निकाल दिया गया है। और उसके बाद K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का विरचन गुण, लैंथेनाइड में रासायनिक क्रियाशीलता, एक्टेनाइड में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड की तुलना। और इकाई 9 की स्थिति है उपसह संयोजन यौगिक, संरचना एवं त्रिविम समझौता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व। ये 9 इकाई तक इतनी जो स्थिति थी, जो आपके पाठ्यक्रम से फिलहाल 30% के अंतर्गत हटाया गया है। और इकाई 10 में हेलो एल्केन, हेलो एरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फ्रीआन, DDT के उपयोग और पर्यावरण प्रभाव ये हटा है। इकाई 11 में अल्कोहल, फिनाल, ईथर, मेथेनॉल एवं एथेनॉल का उपयोग। और इकाई 13 की स्थिति जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को हटाया गया है। इसमें साइनाइड, आइसोसाइनाइड उचित स्थानों के संदर्भ में दिए जाएंगे और
डाईएजोनियम लवण विरचन रासायनिक अपक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व। इकाई 14 में है जैव अणु। ओलिगोसैकेराइड सिक्रोज लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड में है स्टार्च सेल्यूलोज ग्लाइकोजन का महत्व। एंजाइम हार्मोन प्रारंभिक विचार संरचना को छोड़कर। विटामिन वर्गीकरण और प्रकार, मतलब विटामिन भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। और इकाई 15 में बहुलक, मतलब बहुलक का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। इसमें वर्गीकरण प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलकन की विधियां, योग संघनन सबहुलकन, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक प्राकृतिक एवं संश्लेषित जैसे पॉलीथीन नायलॉन पॉलिस्टर बैकेलाइट रबर। जैव अपघटनी एवं अनअपघटनी बहुलक। इतना आपको अभी तक जो व्यवस्था था उससे हटाया गया है। इकाई 16 में दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन का पूरा चैप्टर हटा गया है, मतलब पूरा चैप्टर जो है 3 ठो हटा है आपका। निष्कर्षण और बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये सब का सब हटा दिया गया है। इसमें क्या था, औषधियों में रसायन पीड़ाहारी प्रशांतक प्रतिरोधी विसंक्रामी प्रति सूक्ष्म जैविक प्रतिजन क्षमता औषधि प्रतिजैविक प्रति अम्ल प्रतिहिस्टामिन। दूसरा था इसमें खाद्य पदार्थों में रसायन परिरक्षण संश्लेषित मधुरक प्रति ऑक्सीकारकों का प्रारंभिक परिचय। तीसरा है अपमार्जक साबुन संश्लेषित अपमार्जक निर्मलन क्रिया। तो ये था पाठ्यक्रम हटाए गए हैं। अभी तक जो जितना देखा गया था ये पाठ्यक्रम आपका हटा दिया गया है। अब वो भाग देखना है जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने वाले भाग में देखो उपयुक्त अनुक्रम में जैसे क्या दिया, हाँ, अब उपयुक्त अनुक्रम में जैसे यहाँ से है, आपको अभी तक इसके पहले का जो देखे तो वो सब तो हटा दिया गया था। अब वो देखना है जो आपको पढ़ना है। जैसे इसमें प्रश्न पत्र का योजना, प्रश्न पत्र की योजना में देखना है प्रश्न पत्र किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। उपयुक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्न है, मतलब अभी तक जो देखे तो इसमें 30% भाग जो वो भाग था जिसको हटाया गया था। अब वो 70% भाग है जिसको रखना है या जिसको पढ़ना है। अब इसमें अगर पेपर की बात करेंगे, पेपर के प्रारूप की बात, तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपका 6 क्वेश्चन होगा जो बहुविकल्पी होगा और 6 नंबर का होगा। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो उसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, चारों क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 नंबर के होंगे। और तीसरे में भी 4 क्वेश्चन होगा, वो भी 2-2 नंबर के होंगे, कुल 8 नंबर के होंगे। और चौथे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होगा, मतलब क ख ग घ रहेगा जो 3-3 नंबर के होंगे, वही 12 नंबर के होंगे। और 5वां क्वेश्चन जो होगा वो भी 4 नंबर का होगा। 4 नंबर का 4 संख्या में होंगे, 4 होंगे और वो प्रत्येक 4-4 अंक के होंगे प्रत्येक। और 6वां जो होगा वो 2 क्वेश्चन होंगे, वो 5 नंबर के होंगे, मतलब 10 नंबर के। और 7वां भी 2 क्वेश्चन होगा, वो 5-5 नंबर का होगा। इसमें 10 नंबर का मिला जुला के इसमें कुल 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन में कुछ उप क्वेश्चन या उप प्रश्न रहेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में बहुविकल्पी रहेगा, बहुविकल्पी में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा दूसरे क्वेश्चन में वो आपका दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। कुल मिला जुला के 8 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन होंगे क ख ग घ, जिसमें 2-2 नंबर का रहेगा और ये भी 8 नंबर का होगा। इसमें चौथे क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन होगा, इसमें क ख ग घ रहेगा और इसमें 3 नंबर का होगा। और ये कुल 12 क्वेश्चन का होगा। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन रहेगा, जैसे क ख ग घ, इसमें प्रत्येक जो है 4-4 नंबर का रहेगा और इसमें 16 नंबर का होगा। और उसके बाद 6वां जो क्वेश्चन रहेगा, 6वें में 2 क्वेश्चन क और ख रहेगा। इसमें ये 5 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन रहेगा, ये कुल 5 नंबर का होगा, 5-5 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर 10 नंबर का होगा। और 6वां और 7वां में 8वां भी रहेगा और कम से कम 8 प्रश्न के अंकित प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आंकिक प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कुल 8 रहेगी। अब तो ये था प्रश्न पत्र का व्यवस्था। अब उसके बाद अगर पेपर की बात करेंगे तो पेपर में कुल 13 वर्ग रहेंगे। इसमें ठोस अवस्था से क्वेश्चन अगर निर्धारित क्वेश्चन के अनुसार रहेगा, जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके आधार पे होगा। उसके आधार पे पहला जो ठोस अवस्था रहेगा वो 5 नंबर का होगा और विलयन से 7 नंबर का होना चाहिए, और वैद्युत रसायन से 5 नंबर, रासायनिक बलगति से 5 नंबर, पृष्ठ रसायन से 5 नंबर, और पी ब्लॉक के तत्वों से 7 नंबर का, और डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से 4 नंबर, उपसह संयोजन या उपसंयोजक यौगिक में से 6 नंबर, और हेलो एल्केन और हेलो एरिन से 5 नंबर, एल्कोहल, फिनाल और ईथर से 5 नंबर, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6 नंबर, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में 4 नंबर, और जैव अणु से 6 नंबर का आएगा। और कुल मिलाकर 70 नंबर का आपका एक पेपर होगा जो लिखित रहेगा, और उसके बाद आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। अब इसमें देखा जाए जो अब इसमें 70 नंबर के को 70% 70 अंकों के एक प्रश्न पत्र और 30 अंकों का प्रयोगात्मक रहेगा। और न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है वो आपका 23 होगा। मतलब थ्योरी में पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो 10 होगी। मतलब 33 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए। अब इसमें देखना है वो भाग जिसको हम क्या करेंगे, जिसको 70% में है जो पढ़ना है। 70% जो पढ़ने वाले भाग में जैसे ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था में जैसे विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण में आणविक, आयनिक, अन्य संयोजक और धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, जिस पर प्रारंभिक परिचय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल, जालक एवं एकक कोशिकाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तिका, घनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, बिंदु, दोष। ये इतना पढ़ना है आपका इकाई 1 में ठोस अवस्था चैप्टर के अंतर्गत। मतलब जो चैप्टर पीछे बताया गया था वो निकाल दिया गया, उसे नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी जो दिखाया जा रहा है वो आपको पढ़ना है। अब इसमें दूसरा भाग है, इसका इकाई 2 है, विलयन है। तो विलयन में क्या पढ़ना है आपको, विलयनों के प्रकार, ठोस के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणु संख्य गुणधर्मों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ये था दूसरा इकाई। अब तीसरी इकाई में जो पढ़ने की अवस्था में जो 70% निर्धारित किया गया है उसमें है वो आपका वैद्युत रसायन में ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कुलरास नियम, वैद्युत अपघटन और सेल का वैद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में उसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध। और इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी में अपक्रिया का वेग, औसत और ताक्षणिक अपक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अपक्रिया की कोटि और आणविक ताप वेग नियम और विशिष्ट दर, स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु केवल शून्य और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। और इकाई 5 की स्थिति है प्रत्येक पृष्ठ रसायन में क्या देखना है, ये अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रसावशोषण, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था, कोलायड, वास्तविक विलयन और निलंबन में विभेद, द्रवविरागी, द्रवविरागी या द्रवस्नेही, द्रवरागी, द्रवविरागी, बहुआण्विक और बृहद आणविक कोलाइडों के गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचरण और स्कंदन इस चैप्टर में पढ़ना है। और पी ब्लॉक में पढ़ना है 15वां, 16वां, 17वां और 18वां समूह।
अब 15वें, 16वें, 17वें और 18वें समूह में क्या देखना है, वो है 15वें जैसे समूह में है 15वें वर्ग में के तत्व, सामान्य तत्व परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, नाइट्रोजन का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का विरचन और गुणधर्म इसमें देखना है। और वर्ग 16 में के तत्व में देखना है सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, डाई ऑक्सीजन का विरचन मतलब O2 का उसका विरचन, गुणधर्म बनाने की विधि और उसके ऑक्साइडों का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का गुणधर्म, उपयोग और सल्फर के ऑक्सो अम्ल, इसका केवल संरचना पढ़ना है। और जिसमें वर्ग 17 के तत्व में देखना है सामान्य परिचय, इसका मतलब 17वें वर्ग में आ जाएगा आपका हैलोजन मिल जाएगा, और 15वें वर्ग में नाइट्रोजन परिवार मिलेगा, 16वें वर्ग में मिलेगा आपका ऑक्सीजन परिवार। तो 17वें वर्ग में है का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, वैद्युत और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग, अंतर हैलोजन यौगिक, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल पढ़ना, हैलोजन के जो ऑक्सो अम्ल पढ़ना है उसमें केवल संरचना देना है। और वर्ग 18 में चले आइए, वर्ग 18 में आपको देखना है केवल क्या कहते हैं उसको, अक्रिय गैसों को, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान आते हैं। तो इसमें हाँ, वर्ग 18 में या अक्रिय गैसों का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियों का उपयोग पढ़ना है। और इकाई 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का में से जैसे सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के लक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं में की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनन त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातु बनाना, ये इसमें देखना है डी ब्लॉक में। अब लेंथेनाइड में पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लेंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव पढ़ना है। ये इतना देखना है आपका डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में ये था एक्टिनाइड में पहले था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था था लेंथेनाइड की तुलना, लेकिन एक्टिनाइड को हटा दिया गया है जैसा कि पीछे वाले में देखा गया था। लेंथेनाइड में से इसको हटा दिया गया है। अब आ गया आपका केवल लेंथेनाइड नो यार। इसमें उपसह संयोजन यौगिक है, पृष्ठ रसायन था डी ब्लॉक। हाँ, लेंथेनाइड को हटाया नहीं गया, लेंथेनाइड को रखा गया, एक्टिनाइड को हटाया गया है। एक्टिनाइड की श्रेणी को अपने से एक्टिनाइड श्रेणी एक्टिनाइड में थे हटाया गया, लेंथेनाइड में केवल अक्रियशीलता उसकी हटाई गई है जैसा कि पीछे दिखाया गया था। अब इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड हो गया। अब उसके बाद नवा इकाई है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक में परिचय, लिगैंड, उपसह संयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाभ की उपसह संयोजन यौगिक का IUPAC पद्धति से नामकरण, अबंधन, वर्नर का सिद्धांत, VBT और CFT ये पढ़ना है आपको इकाई 9 में उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत। अब आ जाते हैं कार्बनिक यौगिकों में। कार्बनिक यौगिक में क्या मिलेगा? कार्बनिक यौगिक में हैलोजन या हैलो एल्केन और हैलो एरीन पढ़ना है। तो हैलो एल्केन में पढ़ना है नाम पद्धति, नामकरण पढ़ना है, कार्बन और हैलोजन बंध पढ़ना है, बंध की प्रकृति, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन, अपक्रियाओं की क्रिया विधि और ध्रुवण घूर्णन पढ़ना है। हैलो एरीन में कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं,
केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों के लिए हैलोजन का दैशिक प्रभाव, हैलोजन में इसका दैशिक प्रभाव पड़ना है। 11वां इकाई है, इसमें 11वां इकाई में एल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ना है। जिसमें एल्कोहल है, एल्कोहल में नाम पद्धति या नामकरण पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। केवल प्राथमिक एल्कोहल का, प्राथमिक एल्कोहल के लिए देखना है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, निर्जलन की प्रक्रिया, क्रियाविधि, ये इतना देखना है एल्कोहल में। और फिनाल में क्या है, फिनाल में नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, फिनाल का अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनाल का उपयोग पढ़ना। और ईथर में क्या है, ईथर में इसका नामकरण पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का उपयोग पढ़ना है। और इकाई 12 में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में, कीटोन के लिए नामकरण पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का उपयोग। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ना है जो है नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का उपयोग, इतना पढ़ना है। और उसके बाद नाइट्रोजन युक्त इकाई 13 में है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में क्या करना है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एमीन है। एमीन का नाम पद्धति या नामकरण पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। मतलब एमीन का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना है। मतलब इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन जो होगा उसका पहचान कैसे किया जाएगा, इसकी विधि पे किया जाएगा। और 14वां इकाई में जैव अणु है, कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण, एल्डोज और कीटोज देखना है। मोनोसेक्राइड, जिसमें मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ना है। टी और एल विन्यास उसका पढ़ना है। उसके बाद देखना है प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड बांड, पॉलीपेप्टाइड बांड, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्टक संरचना। केवल गुणात्मक परिचय, प्रोटीन का विकृतीकरण और न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ना है आपको डीएनए और आरएनए। तो ये था अब तक का जो सिलेबस है। सिलेबस में ये जो निर्धारित किया गया है, सिलेबस जो निर्धारित किया गया था ये 70%। इसमें दोनों भाग को दिखा दिया गया है, जिसको पढ़ना है और जिसको नहीं पढ़ना है। तो ऊपर का पहला पेज और दूसरा पेज, जिसमें आपका इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक प्रारंभ में ये पहला पेज, ये मतलब पेज जो है पहला पेज और दूसरा पेज मिला जुला के देखोगे, ये नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद ये जो भाग है जो अभी तक स्क्रीन पे आ रहा है, ये 70% का वो भाग है जिसको पढ़ना है। मिला जुला के देखो, पहला पेज ये और दूसरा पेज ये नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद यहाँ से 70% का ये जो भाग चल रहा है, ये इतना हमें पढ़ना है। इसमें पूरी रूपरेखा पेपर का और अंकों के निर्धारण की व्यवस्था की गई है। जैसा कि निर्धारण अंकों का किया गया है या किया जाएगा, इसमें वो विभाजित है। इसमें मूल रूप से आपको कुछ चैप्टर्स को निकाल दिया गया है। निकाले गए चैप्टर में जो पूर्ण रूप से चैप्टर निकला हुआ है वो आपका ये क्या कहते हैं उसको, निष्कर्षण का पूरा चैप्टर निकाल दिया गया है। निष्कर्षण का निकला हुआ है। और उसके बाद कहाँ गया ये, तो निष्कर्षण का पूरा चैप्टर निकला हुआ है। एक दो चैप्टर और ऐसे हैं जिनको सामान्यतः निकाल दिया गया है।
हाँ, दैनिक जीवन में रसायन को पूरा निकाल दिया गया और बहुलक को निकाल दिया गया। देखो, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन और निष्कर्षण वाले चैप्टर को पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। और उसके बाद जो चैप्टर्स हैं, कुछ इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों में से कुछ भागों को हटाया गया है। तो ये था आपका इस वर्ष के लिए रसायन विज्ञान के सिलेबस का प्रारूप या रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम, जिसमें 30% भाग को कम कर दिया गया और 70% भाग को पढ़ना है इस वर्ष के लिए। तो आपको वहीं 30% छोड़कर बाकी सभी टॉपिक्स को या चैप्टर्स को देखना है जो निर्धारित है। अब इस चैप्टर में या इस वर्ष के लिए जो पेपर का निर्धारण है या पेपर किस प्रकार का होगा, वो भी आप लोगों को दिखाया गया है, जो ये है। इसमें कुल 7 क्वेश्चंस होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे और 7 क्वेश्चन में अधिकतम 2 भागों में बांटा गया होगा। क ख या कुल 4 भागों में बांटा गया होगा। और इसमें अंकों का विभाजन न्यूनतम 1 अंक का और अधिकतम 5 अंक का क्वेश्चंस होगा। और कुल 70% या 70 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा, जिसमें 70 नंबर में से आपको 23 नंबर पास होने के लिए लाना आवश्यक होगा। और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का रहेगा और 30 नंबर में आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक आपका 10 अंक है। मतलब कि 23 अंक आपको थ्योरी से और 10 अंक आपको प्रैक्टिकल से लाना आवश्यक होगा पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए, ये आवश्यक है। तो और प्रैक्टिकल की भी स्थिति में यहाँ पे केवल थ्योरी को दिखाया गया है। थ्योरी प्रैक्टिकल में से भी प्रैक्टिकल के भी कुछ पार्ट को हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। जो प्रैक्टिकल का पार्ट पहले था उसमें से कुछ को हटाया गया है और कुछ को रखा गया है।